आज से कई सदियां पहले जब यूनानी देवताओं का दौर था तो उस समय का एक राजा था, इपीरा का राजा सिसिपस। दूर दूर तक आम लोगों में उसकी ये कहानी मशहूर हुई कि वो एक अमर राजा है, सबसे ज्यादा जीने वाला। ओलंपस के देवताओं की तरह देवता ज़्यूस को ये खबर पहुंची तो उसके भाई हेडीज ने मौत को सिसिपस के पीछे भेजा, मगर सिसिपस चालाक था। उसने 2 बार मौत को चकमा दिया और अपनी उम्र से कई ज्यादा जिया। इस बात पर देवता इतने नाराज हो गए कि उसे अनंत काल के लिए एक सजा दी गई। एक ऐसी सजा जिसमें उसे एक भारी पत्थर को एक पहाड़ की चोटी पर पहुंचाना था। हर दिन वो ऐसा ही करता, उस भारी पत्थर को मुश्किलों से धक्के दे देकर वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचाता, मगर ऐसा करते ही सब कुछ दोबारा से शुरू होता और सिसिपस दोबारा वो पत्थर पहाड़ी की चोटी पर ले जाता। सारा दिन इसी में गुजर जाता, मगर पलक झपकते ही वो पहाड़ी के नीचे पहुंच जाता और अपना ये काम उसे दोबारा करना पड़ता। मतलब कि इस पत्थर को ऊपर ले जाना, और इस ना खत्म होने वाले चक्कर में वो हमेशा हमेशा फंसा है। इसी मेथोलॉजी से इंस्पायर्ड होके 2009 में द ट्रायंगल मूवी बनाई गई है, जो काफी कंफ्यूजिंग है। हमने अपनी पूरी कोशिश की है इसे साफ साफ एक्सप्लेन करने की। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे। कहानी की शुरुआत होती है एक औरत जेसिका और उसके छोटे बेटे टॉमी को दिखाते हुए। उस समय जेसिका अपने बेटे को गले से लगाए उसे शांत कर रही थी और उसे समझा रही थी कि जब भी मैं कोई बुरा सपना देखती हूँ, मैं अपनी आंखें बंद करके अच्छे चीजों के बारे में सोचती हूँ और मेरा डर खत्म हो जाता है। जैसे मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। टॉमी उस समय इतना घबराया हुआ था कि वो कांप रहा था। ये सबसे आखिर में हम जान जाएंगे कि असल में इस बच्चे ने अपनी आंखों से ऐसा क्या देखा। इसके बाद हमें जेसिका दिखाई जाती है जो घर के कुछ काम कर रही थी। टॉमी ने फ्लोर पर कुछ पेंट गिराया था, वो उसे साफ कर रही थी और तभी डोरबेल रिंग होती है। वो बाहर देखने जाती है मगर वहाँ कोई नहीं था। वो अपने नाइबर से पूछती है कि तुमने किसी को देखा, मगर वो जवाब देता है कि मैंने किसी को नहीं देखा। इस बात से जेसिका थोड़ी हैरान हो जाती है और अगले ही पल हम देखते हैं वो अपनी कार में एक बीच की तरफ निकल जाती है। मूवी के ये शुरुआती सीन कुछ खास समझ नहीं आते, मगर जब इस कहानी के राज खुलेंगे सच आपके सामने होगा। अब सीन शिफ्ट होता है एक आदमी ग्रेग पर, जो असल में ट्रायंगल बोट का मालिक है। अब ग्रेग और उसके कुछ दोस्त सेलिंग पर जाने वाले थे। थोड़ी ही देर में वहाँ डॉनी, उसकी वाइफ सेली और उनकी एक दोस्त हेदर आ जाते हैं। असल में ग्रेग सेली और डॉनी की दोस्ती है, मगर ग्रेग ने चूंकि अभी तक शादी नहीं की थी तो इस सफर पर उसकी दोस्त हेदर को वो साथ ले आई थी, क्योंकि सेली का मानना था कि वो एक अच्छी लड़की है और ग्रेग की शायद दोस्ती हो जाए। मगर जल्द ही हम समझ पाते हैं कि ग्रेग को इस सब में इंटरेस्ट नहीं। इसकी वजह भी सामने आएगी। सेली और हेदर से बातें करते समय ग्रेग की नजर जेसिका पर पड़ती है। यहाँ हम जान पाते हैं कि असल में जेसिका भी ग्रेग की दोस्त है और कहानी में एक और कैरेक्टर भी है, विक्टर। तो कह सकते हैं कि ये सभी आपस में दोस्त है। आते ही जेसिका ग्रेग के गले लग जाती है और उससे माफी मांगती है। वो काफी दुखी लग रही थी, जैसे कुछ हुआ हो। अब ग्रेग उससे वजह पूछता है तो वो जवाब में कहती है कि मैं बहुत थक गई हूँ। दोस्तों, हो सके तो मूवी के इन सीन्स को याद रखे, क्लाइमैक्स के साथ ये जुड़े हैं। खैर, ग्रेग फिर भी जेसिका से पूछता है कि अगर तुम्हें नहीं जाना तो हम इस ट्रिप को कैंसिल कर सकते हैं, मगर जेसिका जवाब देती है कि नहीं, मैं जाना चाहती हूँ। जेसिका अकेले ही यहाँ आई थी। पूछने पर उसने बताया था कि टॉमी को उसने स्कूल भेज दिया है। विक्टर को ये अजीब इसलिए लगता है क्योंकि आज स्कूल्स की छुट्टी है, मगर बाद में ग्रेग विक्टर को समझाता है कि असल में उसका बेटा एक स्पेशल स्कूल जाता है। इसका मतलब कि जेसिका का बेटा मेंटली थोड़ा वीक है, वो नॉर्मल बच्चों की तरह नहीं। ये लोग अब समंदर में जाने लगे। जेसिका इतनी थकी हुई थी कि वो सो जाती है। 3 घंटे बाद हेदर उसे जगाती है। वो डेक पर आती है जहां उसकी और ग्रेग की बातें होती है। इससे ये तो साफ हो जाता है कि असल में ग्रेग जेसिका को पसंद करता है, मगर बातों बातों में ग्रेग कहता है कि आज तुम काफी अलग हो। ग्रेग के हिसाब से जेसिका के बिहेवियर में काफी बदलाव था। खैर, जेसिका खुद भी कंफ्यूज थी। बोट का भी अच्छे से आगे बढ़ रही थी क्योंकि हवा तेज
तेज थी, मगर यहाँ पर एक अनयूजुअल बात होती है। जब एकदम से हवा गायब हो जाती है, सभी लोग हैरान थे। विक्टर और ग्रेग तो पहले भी सेलिंग पर आए थे, मगर उनके हिसाब से हवा कभी ऐसे गायब नहीं होती, ऐसे अचानक से तो बिल्कुल नहीं। और अब इससे पहले कि ये लोग इंजन का इस्तेमाल करके आगे बढ़ते या वापस मुड़ते, एक समंदरी तूफान इनकी ओर बढ़ रहा था। ग्रेग जल्दी से नीचे जाता है और कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर कोस्ट गार्ड वाले बताते हैं कि हमें वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। उसी समय ग्रेग को एक डिस्ट्रेस कॉल भी रिसीव होती है, जिसमें एक औरत चिल्ला रही थी कि मेरी मदद करो, उसने सबको मार दिया है और यहाँ हर तरफ लाशें हैं। ग्रेग दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, मगर ना तो उसका कोस्ट गार्ड से कांटेक्ट हो पाता है और ना ही उस डिस्ट्रेस कॉल वाली से। कनेक्शन टूट चुका था और इतने में समंदरी तूफान उन तक पहुंच चुका था। इन लोगों को बचने का मौका ही नहीं मिलता और बड़ी बड़ी लहरें बोट को उलट देती है। इस हादसे में उनकी एक दोस्त हैदर समंदर में डूब के मर जाती है। बाकी किसी तरह उल्टी बोट पर खुद को बचा लेते हैं। इनका ये खूबसूरत सफर एक भयानक सपने में बदल गया, वो भी बस 1-2 घंटे में। सभी लोगों के अलावा जेसिका बहुत परेशान लग रही थी, जैसे उसे कुछ तो मालूम हो। इतने में वहाँ पर एक समंदरी जहाज आ जाता है जिसका नाम एओलस था। इसे देखकर ये लोग खुश थे कि चलो हमें बचा लिया गया। ठीक उसी समय उन्हें शिप पर ज्यादा लोग नहीं, बस एक इंसान की झलक नजर आती है। वो लोग अपनी बोट छोड़कर शिप पर चढ़ जाते हैं, मगर अजीब बात ये थी कि उन्हें वहाँ और लोग नहीं मिलते। खैर वो एक्सप्लोर करते हैं। ये जहाज बहुत बड़ा था और ऐसा तो हो नहीं सकता कि ये बिल्कुल खाली हो। वो लोग शिप को एक्सप्लोर करने लगे, मगर जेसिका को हर चीज जानी पहचानी लग रही थी, जैसे वो यहाँ पहले भी आ चुकी हो। बस वो अपने दोस्तों को ये सब समझा नहीं पा रही थी। इससे पहले सेली और डॉनी बहुत परेशान थे कि उन्होंने हैदर को खो दिया, मगर अब चूंकि इन्हें रेस्क्यू कर लिया गया तो इन्हें ये भी लगता है कि शायद उसे भी बचा लिया होगा। काफी टाइम से ये लोग इस जहाज में घूम रहे थे, मगर इन्हें अपने अलावा कोई नजर नहीं आता। बल्कि एक शॉकिंग खबर मिलती है कि असल में ये जहाज तो बहुत पुराना है। ये साल 1932 का जहाज है। साथ ही इसके नाम और उस मिथोलॉजी के बारे में थोड़ी जानकारी थी, जिसे हमने शुरू में आपको बताया था, क्योंकि इस जहाज का नाम भी एक यूनानी देवता के नाम पर रखा गया था और उसी देवता ने श्राप दिया था राजा सिसिपस को। अब आहिस्ता आहिस्ता चीजें अजीब होने लगी थी। इतने बड़े जहाज का खाली होना और वो भी इतना पुराना। खैर चलते चलते ये लोग किसी की आहट सुनते हैं। जब विक्टर देखने जाता है उसे कुछ चाबियां मिलती है। वो उसे अपने दोस्तों को दिखाता है कि यहाँ जो कोई भी है इसे लेने वापस जरूर आएगा। मगर जब जेसिका उन चाबियों को देखती है तो हैरान रह जाती है, क्योंकि ये उसी की चाबियां थी। बाकी सबको तब यकीन आ जाता है जब वो कीचेन में से अपने बेटे टॉमी की फोटो उन्हें दिखाती है। खैर उसके दोस्तों को ये प्रैंक लग रहा था। उन्हें लग रहा था कि शायद इस शिप पर हमसे पहले हैदर को रेस्क्यू किया होगा। हैदर के पास जेसिका की चाबियां थी। अभी या तो उसने जानबूझकर चाबियां यहाँ गिराई है या गलती से गिर गई है, मगर यही एक थ्योरी इस बात की बन सकती है। बल्कि ग्रेग, जिसे समंदरी सफर का काफी एक्सपीरियंस था, वो ये कहता है कि समंदर के लंबे सफर से अक्सर सेलर्स बोर हो जाते हैं और मजे के लिए वो कुछ प्रैंक्स करते हैं। शायद वो सब कहीं पर छुपे हैं और हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये बात सही नहीं हो सकती। ये कोई छोटा मोटा जहाज तो है नहीं। यहाँ अलग अलग रैंक्स के अफसर होंगे और हर तरह का स्टाफ। खैर रियल वर्ल्ड में तो ये सब मुमकिन है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं था। इस कहानी का एक डार्क साइड है जो थोड़ी देर में हमारे सामने होगा। ये सभी दोस्त जब चलते चलते जहाज के रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं तो देखते हैं वहाँ खाना रेडी है, मगर कोई है नहीं। ये बातें ही कर रहे थे कि तभी जेसिका को किसी की परछाई नजर आती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैंने किसी को देखा, तो विक्टर उसके पीछे चला जाता है। कुछ देर बाद बाकी सबको उसकी फिक्र होने लगती है। सेली और डाउनी रेस्टोरेंट में ही रुक जाते हैं। ग्रेग और जेसिका विक्टर के पीछे जाते हैं। खैर जेसिका बार बार कह रही थी कि मुझे ये कॉरिडोर जाना पहचाना लग रहा है, मगर ग्रेग उस पर यकीन नहीं करने वाला था। वो कहता है कि सब बस तुम्हारे माइंड में है, ऐसा कुछ नहीं है और तुम शॉक में हो। इतने में उन्हें एक रूम से पानी की आवाज आती है। जब वो दोनों वहां जाते हैं, मिरर पर खून से लिखा था कि जहाज के थिएटर में जाओ। खैर यहाँ ग्रेग और जेसिका की थोड़ी बहस भी हो जाती है।
इसलिए दोनों अलग हो जाते हैं। दूसरी तरफ हम सेली और डाउनी को देखते हैं जो थिएटर की तरफ जा रहे थे। रास्ते में सेली देखती है कि प्लॉट पर खून भी है, मगर इस बात को ज्यादा सीरियस ना लेते हुए वो थिएटर में पहुंच जाते हैं। उन्हें वहां भी कोई नहीं मिलता। वहां पर जेसिका ग्रेग से नाराज होकर वापस से रेस्टोरेंट में आ जाती है, मगर अब वहाँ ना तो सेली थी और ना ही डाउनी, क्योंकि वो दोनों तो पहले ही थिएटर में जा चुके थे। अब वो क्यों गए, उन्हें वहाँ जाने के लिए किसने कहा, ये बात भी सामने आएगी। खैर उस समय जेसिका किसी की आहट सुनती है तो वो चुप जाती है, मगर जब वो देखती है कि ये तो विक्टर है जिसका सर जख्मी हो चुका है, वो उसकी मदद करने आगे बढ़ती है, मगर विक्टर जेसिका का ही गला दबाने लगा। इससे पहले कि वो जेसिका को कत्ल करता, जेसिका उसके जख्म पर जोर देती है। असल में विक्टर के सर में पीछे की तरफ एक छेद हो चुका था। अब ऑलरेडी उसका काफी ब्लड लॉस हो चुका था, इसलिए वो वहीं पर मर जाता है। मगर अब जेसिका इतनी घबरा जाती है कि वो कुछ समझ ही नहीं पाती। वो थिएटर की तरफ भागती है ताकि ग्रेग को इस बारे में बता सके, मगर जैसे ही वो वहां पहुंचती है, वहां के हालात देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो देखती है कि ग्रेग को शूट किया गया है। सेली और डाउनी उसके पास बैठे रो रहे हैं। जेसिका के आते ही दोनों उस पर गुस्सा करते हैं। सेली उसके ऊपर भड़क जाती है कि तुम पागल कमीनी, तुमने इसे मार दिया, आखिर क्यों? जेसिका कसम खाती है कि मैंने ग्रेग को नहीं मारा, आखिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लगता है? तो वो बताती है कि मरने से पहले उसने हमसे ये बात कही थी कि जेसिका ने मुझे शूट किया। अब इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, ऊपर से एक निकाब पोश आदमी शूट करने लगता है। वो सेली और डाउनी को मार देता है। जेसिका किसी तरह उससे अपनी जान बचाकर भागने लगी, मगर एक पॉइंट पर वो निकाब पोश उसे पकड़ लेता है। जेसिका रोते हुए बार बार कह रही थी कि प्लीज मुझे मत मारो, मेरा एक छोटा बेटा है। एक लम्हे के लिए वो मास्क मैन रुक जाता है। जेसिका को भागने का मौका मिलता है, मगर डेक पर आते ही वो मास्क मैन जेसिका को मारने की कोशिश करता है। जेसिका एक एक्स की मदद से उसे हरा देती है और उसे समंदर में फेंकने से पहले हम जान पाते हैं कि इस निकाब के पीछे असल में एक औरत है। वो जेसिका को बार बार कह रही थी कि अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो सबको मारना होगा। जेसिका उसे समंदर में गिरा देती है और इसके बाद जेसिका जो देखती है उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। वो उसी उल्टे बोट को समंदर में देखती है जिस पर 5 सर्वाइवर्स थे, ग्रेग, विक्टर, जेसिका, सेली और डॉनी। शुरुआत में जब बोट से इन लोगों ने किसी की हल्की सी झलक देखी थी, वो कोई और नहीं बल्कि यही जेसिका थी। अब कहानी में हमारे पास 3 जेसिका है। वो कैसे, आपको समझाता हूँ। एक ये वाली जेसिका जो शुरू से हमारे साथ है, एक पास्ट वाली जो अभी बोट पर है क्योंकि कुछ समय पहले एक तूफान आया था और वो अपने दोस्तों के साथ इस जहाज को आता हुआ देख रही है, और एक तीसरी जेसिका भी है जो असल में पहले से इस जहाज पर मौजूद है। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये लूप है और हर लूप के साथ जेसिका की एक अलग नई कॉपी बनती है, मगर अक्सर पास्ट वाली जेसिका आकर फ्यूचर वाली जेसिका को मार देती है, इसलिए ये लूप भी कंटिन्यू है। खैर कहानी के साथ साथ आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब यहाँ जेसिका को भी समझ आने लगी कि क्यों ये सब उसे अजीब लग रहा था और जहाज उसे जाना पहचाना लग रहा था क्योंकि वो पहले भी यहाँ आ चुकी है। खैर वो एक रूम में आती है, इस बारे में सोचती है कि वो क्या करे, मगर वो अपने दोस्तों के सामने नहीं आती क्योंकि उसकी एक कॉपी ऑलरेडी वहाँ थी। अब उसके दोस्त दोबारा से शिप पर चढ़ते हैं, मगर चूंकि उनके लिए ये पहली बार है तो उन्हें कोई अंदाजा नहीं और सब वैसे ही रिपीट हो रहा है। विक्टर को जेसिका की कीज मिलती है। अब हम जान गए कि वो कैसे उसे मिले थे, क्योंकि जेसिका का एक वर्जन ऑलरेडी यहाँ था। खैर जेसिका को अपने तीसरे यानी फ्यूचर वर्जन के बारे में तब पता चलता है जब वो उस रूम में जाती है जिसमें पहले ग्रेग और जेसिका गए थे और मिरर पर लिखा था कि जहाज के थिएटर में जाओ। तो वो समझ गए कि अब यहाँ उसकी 2 कॉपीज एग्जिस्ट करती है, एक जो अभी अभी डूबते बोट से इस जहाज पर चढ़ी है
और उसे कुछ भी नहीं मालूम, और दूसरी फ्यूचर वाली जो इस लूप में पहले से है। खैर वो सोच समझकर फैसला लेती है क्योंकि ये सब पहले हो चुका था, तो अगर वो कोई गलत कदम लेगी शायद हालात और खराब हो जाए। मगर जब से जेसिका इस जहाज पर आई थी वो बार बार कह रही थी कि मुझे डेजा वू महसूस हो रहा है। वो अपने दोस्तों का पीछा करते हुए रेस्टोरेंट में जाती है, और अब चूंकि हम प्रीवियस कहानी जानते हैं तो ये वो समय है जहां दूसरी जेसिका को किसी की परछाई नजर आती है। वो अपने दोस्तों को कहती है कि मैंने किसी को देखा, फिर विक्टर उसके पीछे जाता है। जो हमारी मैन जेसिका है जो हमारे साथ शुरू से है उसे हम जेसिका 1 कहेंगे। अब जेसिका 1 विक्टर से छुपने के लिए वहां से निकल जाती है क्योंकि वो उनके सामने नहीं आ सकती थी। वो डेक पर आती है और समंदर में डाउनी की लाश देखती है जिसे बर्ड्स खा रहे थे, और इतने में वहां विक्टर भी पहुंच जाता है। अब विक्टर को कोई अंदाजा नहीं था कि असल में ये जेसिका कौन है और इसने क्या क्या देखा, बल्कि वो हैरान इस बात पर हो जाता है कि आखिर तुम यहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुंच गई। जेसिका उसे समझाने की कोशिश करती है कि देखो यहाँ कुछ अजीब हो रहा है, वहाँ नीचे अभी मेरी एक कॉपी है जो ग्रेग के साथ तुम्हें ढूंढ रही है। ये सब पहले हो चुका है, मैंने तुम्हें मरते देखा है, मैंने सबको मरते देखा है। वो उसे डाउनी की लाश भी दिखाने की कोशिश करती है मगर अब वो लाश वहाँ नहीं थी। विक्टर कुछ समझ नहीं पा रहा था क्योंकि इस टाइम ट्रेवल और अजीब सी ख्याली बातों पर कौन यकीन करेगा। समझाते समझाते जेसिका एक्सीडेंटली विक्टर को धक्का देती है और दीवार में लगा एक लोहे का रॉड विक्टर के सर में चला जाता है, और यहाँ हम जान पाते हैं कि क्यों विक्टर जख्मी हुआ था और बाद में मर गया। विक्टर को इस हालत में देखकर जेसिका इतनी घबरा गई कि वो वहाँ से भाग जाती है, और कॉरिडोर में वो ग्रेग और अपनी कॉपी को देखती है, मतलब कि जेसिका 1 को जो अभी अभी डूबते बोट से यहाँ आई है। वो लोग जेसिका को ना देखे इसलिए वो एक रूम में छुप जाती है। वो बहुत सोचती है और वहाँ जमीन पर पड़े कुछ पेपर्स उसे नजर आते हैं जिस पर लिखा था कि खेल दे मॉल। जेसिका को कुछ कुछ तो लग रहा था कि उसे क्या करना है। वो अपने हैंडराइटिंग चेक करती है और समझ जाती है कि असल में वो पहले भी यहाँ कई बार आ चुकी है, और अपनी हैंडराइटिंग को चेक करने के लिए उसने ये सारे नोट्स लिखे हैं। और बार बार जेसिका को ये इशारा क्यों मिल रहा है कि सबको मार दो, ये थोड़ी ही देर में आप जान जाएंगे। खैर जेसिका वहाँ बैठ जाती है, बहुत सोचती है। वो अब सिचुएशन को समझ गई थी कि ये सब पहले हो चुका है, ये रिपीट हो रहा है। तो अगर जेसिका लूप को ही तोड़ दे और अपने दोस्तों को मारने के बजाय अपने तीसरे वर्जन को ही मार दे जो ऑलरेडी जहाज पर है, तो शायद ये लूप टूट जाए और वो सब यहाँ से निकल जाए। वो गन और बुलेट्स लेके उस तीसरी जेसिका को ढूंढने निकल जाती है। रास्ते में उसे जख्मी विक्टर नजर आता है जो रेस्टोरेंट की तरफ जा रहा था, और वहाँ पर जेसिका 2 मौजूद थी जो अपने दोस्तों सेली और डाउनी को ढूंढ रही थी क्योंकि वो दोनों वहाँ नहीं थे, वो थिएटर में गए थे। इसके बाद विक्टर जेसिका 2 पर हमला करेगा और उसका गला दबाने की कोशिश करेगा, मगर यहाँ लूप को तोड़ने के लिए मैन जेसिका मतलब जेसिका 1 विक्टर और जेसिका 2 के बीच आ जाती है, ये साबित करने के लिए कि यहाँ एक नहीं बल्कि 2 जेसिका है। विक्टर भी अपनी आंखों से ये सब देख लेता है, और खुद वो जेसिका भी जो अभी अभी यहाँ आई थी। इसका मतलब कि अभी ये लूप ऐसे कंटिन्यू नहीं हो रहा। विक्टर भी बच गया। खैर अब मैन जेसिका थिएटर में जाती है ताकि जेसिका 3 को शूट कर सके क्योंकि उसने ग्रेग को तो मार दिया होगा, मगर अभी डाउनी और सेली जिंदा है। थिएटर में आते ही वो जेसिका 3 को शूट करती है मगर वो मरती नहीं, जख्मी हो जाती है। मैन जेसिका सेली और डाउनी को थिएटर से जिंदा बाहर ले आती है, उन्हें समझाती है कि मैंने किसी को नहीं मारा बल्कि हम सबको कोई और मारना चाहता है जो मैं नहीं हूँ। वो डाउनी को अपनी गन देती है और कहती है कि किसी पर यकीन मत करना, मैं विक्टर को बचाने जा रही हूँ और फिर हम इस जहाज से उतर जाएंगे क्योंकि यहाँ हम सबकी जान खतरे में है। अब मैन जेसिका विक्टर को लेने जाती है तो जेसिका 3 जो सबको मारना चाहती थी वो अपना मास्क उतारकर डाउनी और सेली के सामने आती है और उन्हें एक रूम में ले जाकर कत्ल कर देती है। खैर सेली जो अभी पूरी तरह मरी नहीं थी वो वहाँ से भागने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे एक रेडियो मिल जाता है इसलिए वो मदद के लिए कॉल करती है। और दोस्तों आपको याद होगा शुरू में तूफान आने से पहले ग्रेग को अपने रेडियो पर एक डिस्ट्रेस कॉल रिसीव हुई थी जिसमें एक औरत मदद मांग रही थी और कह रही थी कि उसने सबको मार दिया है और यहाँ हर तरफ लाशें हैं। तो असल में वो डिस्ट्रेस कॉल सेली की ही थी, ये सब कई बार हो चुका था। वहाँ दूसरी तरफ हम मैन जेसिका को देखते हैं जिसे विक्टर कहीं नहीं मिलता।
इसका मतलब कि जेसिका 3 अभी भी जिंदा है और वो सबको मार रही है, क्योंकि अब थिएटर में मैन जेसिका ने उसे शूट किया था तो उसका सर थोड़ा सा जख्मी हुआ था, वो मरी नहीं थी। अब सैली और डाउनी को बचाने मैन जेसिका भागती है और आखिरकार उसे जख्मी सैली जहाज के एक हिस्से में मिल जाती है। शॉकिंग बात ये थी कि यहाँ सैली की कई कॉपीज थी, मतलब कि ये सब कई बार रिपीट हो चुका है। मैन जेसिका को लगता है कि वो कुछ अलग करेगी, जैसे अपनी कॉपी के सामने आना, डाउनी और सैली को बचाना और लूप टूट जाएगा। मगर ये लूप तोड़ने वाला आइडिया भी कई बार जेसिका ने ट्राई किया है, बस उसे याद नहीं रहता। मतलब जहाँ भी जेसिका को ये लगता है कि वो सब बदल रही है, असल में वो उसी लूप के इंसिडेंट्स को फॉलो कर रही है। फिर आप ध्यान से सुने, आगे सारी बातें क्लियर हो जाएगी। मैन जेसिका जो जख्मी सैली के साथ बैठी थी उसे समझा रही थी कि फिक्र मत करो, ये सब फिर से शुरू होगा, तुम अभी भी हमारे साथ बोट में हो। और उसके मरते ही जब जेसिका देखती है तो जेसिका 2 मतलब वो जेसिका जो अभी अभी अपने दोस्तों के साथ आई थी, वो जेसिका 3 को मार देती है। और अब हमारी मैन जेसिका ही वो जेसिका 3 बन गई, मतलब जो पहले से ही इस जहाज पर थी। जब सभी मर जाते हैं लूप फिर से रीसेट होता है और वो ट्रायंगल बोट को देखते हैं जिसमें 5 सर्वाइवर्स होते हैं और इस जहाज की तरफ इशारा कर रहे होते हैं। उन्हें कोई इंसान नजर आता है और वो फिर से जहाज पर आते हैं। अब इस जहाज पर हमारी मैन जेसिका है, एक जेसिका 2 जिसने जेसिका 3 को मार दिया, और अब एक नई जेसिका आई है अपने दोस्तों के साथ जिसे कुछ भी नहीं पता। इस बार मैन जेसिका बहुत परेशान होती है, वो इस डरावने सपने से बाहर आना चाहती है। वो जहाज के इंजन रूम में जाती है ताकि किसी तरह जहाज को रोक सके, मगर इसमें वो नाकाम रहती है। इसलिए वो फिर से बाहर आती है, जहां वो जेसिका 2 को देखती है जो विक्टर को समझा रही थी कि यहाँ उसकी एक कॉपी है, उसने उसे मार दिया है। मगर एक्सीडेंटली वो विक्टर को धक्का देती है और उसका सर जख्मी हो जाता है। जेसिका 2 ये देखकर घबरा जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब आगे क्या क्या होने वाला है वो हम जानते हैं, मगर मैन जेसिका ऊपर आती है और विक्टर को कहती है कि मैं जानती हूँ मैं सबको कैसे बचा सकती हूँ। इसलिए वो सबसे पहले तो उस रूम में जाती है जहाँ जेसिका 3 ने डाउनी को मारा था। वो उसकी लाश समंदर में फेंक देती है और अब हम जान गए कि जब मैन जेसिका विक्टर को समझाने की कोशिश कर रही थी कि मैंने डाउनी की लाश समंदर में देखी, तो वो खुद जेसिका ने ही फेंकी थी। इसके बाद वो मिरर पर थिएटर जाने का लिखती है और हम जानते हैं कि इसके कुछ समय बाद जेसिका 2 और ग्रेग आएंगे। उन्हें मिरर पर ये वर्ड लिखा हुआ नजर आएगा और इसके बाद दोनों के बीच बहस होगी। ये कहानी तो हम जानते हैं, मगर अब जो मैन जेसिका है जो शुरू से यहाँ है, वो जाती है रेस्टोरेंट में सैली और डाउनी को थिएटर में जाने का कहती है और खुद एक रूम में जाकर कोट और निकाब पहन लेती है। गन लोड करके पहले तो वो ग्रेग को शूट करती है, मगर शूट करने से पहले उसकी और ग्रेग की थोड़ी बातें होती है, जिससे ग्रेग को पता था कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि जेसिका ने ही शूट किया। यही वजह थी कि प्रीवियस लूप में सैली और डाउनी को पता था कि इसे जेसिका ने ही शूट किया है, मगर वो मैन जेसिका होती है, वो जेसिका नहीं जो अभी अभी अपने दोस्तों के साथ आई है। खैर इसके बाद सब वैसे ही रिपीट होता है। मैन जेसिका डाउनी और सैली को शूट करती है और आखिर में जेसिका 2 को मारने जाती है, मगर हम जानते हैं कि वहाँ जेसिका 2 मैन जेसिका को ही शिप से नीचे गिरा देती है। मगर मरने से पहले उसने जेसिका को ये कहा था कि तुम्हें सबको मारना होगा तभी वो वापस आएंगे। और अब हम जानते हैं इस जहाज पर कहानी दोबारा से रिपीट होगी और जो भी रिपीट होगा हमने कई बार देखा, कसम से दिमाग की दही हो गई। मगर अब कहानी एक अलग मोड़ लेती है। जो मैन जेसिका है जो शुरू से इस कहानी में हमारे साथ है और उसने जो एक्सपीरियंस किया और आखिर में अपनी ही कॉपी ने उसे समंदर में फेंक दिया, उसे अब एक बीच पर होश आता है। वो उठती है, उसका वो निकाब और कोट समंदर की लहरें ले जाती है। भागते भागते मैन जेसिका अपने घर पहुंच जाती है, मगर दिन के शुरुआत में जहां उसका असली वर्जन अभी घर में है अपने बेटे टॉमी के साथ और वो घर का काम कर रही है। मगर यहाँ हम घर में जो जेसिका है उसका असली रूप देखते हैं कि वो अपने बेटे को बहुत मारती है। वो बिल्कुल भी एक अच्छी मां नहीं है और चूंकि मैन जेसिका ने बहुत कुछ देखा इसलिए अब वो बदल गई, उसे खुद से ही नफरत होने लगती है। वो डोरबेल बजाती है
अब पर्स्ट जेसिका बाहर आती है, मगर बाहर कोई नहीं था और ये सीन आपको जरूर याद होगा। ये सबसे शुरू में हमने देखा था। अब मेन जेसिका को हम देखते हैं जो घर में घुस चुकी थी, और जैसे ही पर्स्ट जेसिका घर में आती है, हमारी मेन जेसिका बिना सोचे ही उसे कत्ल कर देती है। और ये सब छोटा टॉमी अपनी आंखों से देख रहा था। इसीलिए शुरुआत में जो सीन है जहां जेसिका ने उसे गले से लगाया था, उसे काम डाउन कर रही थी, वो इसलिए क्योंकि उसने एक खून देखा था। और इसके बाद जेसिका टॉमी को लेकर अपनी कार में बैठ जाती है। साथ ही वो पर्स्ट जेसिका की लाश को एक बैग में डाल देती है और कार की डिग्गी में रख देती है। अब वो बीच की तरफ जाने लगती है। अब हो सकता है कि जेसिका ग्रेग और बाकी सबके पीछे जाने वाली नहीं थी, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो समंदर में गई तो वो लूप दोबारा से शुरू होगा, क्योंकि समंदर में वो मनहूस जहाज उनका इंतजार कर रहा है और अपनी रियल वर्जन की लाश को वो कहीं दूर फेंकने वाली थी। मगर ड्राइव करते समय जेसिका का बेटा रो रहा था और जेसिका उसे शांत करने की कोशिश कर रही थी। इतने में एक बर्ड उनकी कार से टकराकर मर जाती है। जेसिका कार रोकती है और उस बर्ड को फेंकने जाती है, और जैसे ही वो उसे फेंकती है हैरान रह जाती है, क्योंकि वहाँ और भी मरे हुए बर्ड्स है। इसका मतलब कि ये सब भी रिपीट हो रहा है। इससे पहले जेसिका ने कई बार कोशिश की। खैर वो वापस से कार में बैठ जाती है, मगर इस बार ड्राइव करते समय उसका एक एक्सीडेंट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि इस कार एक्सीडेंट में जेसिका और उसका बेटा मर गए हैं। बाकी लोगों को तो यही लग रहा था, मगर हकीकत में वो लाश पर्स्ट जेसिका की थी, जिसे मैन जेसिका ने घर में कत्ल कर दिया था, और उसकी लाश कार की डिग्गी में से बाहर आ गई थी। कुछ दूरी पर मैन जेसिका खड़ी थी और ये सब देख रही थी। शायद वो समझ गई कि चाहे वो कितनी भी कोशिश कर ले, वो इस दोहराते चक्कर से बाहर नहीं आ सकती। तब उसके पास एक टैक्सी वाला आता है और उसे लिफ्ट देने की बात करता है। वो उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो आदमी जवाब देता है कि मैं तो बस एक ड्राइवर हूँ। वो उसके साथ कार में बैठ जाती है। सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वही टैक्सी वाला उसे बीच पर ले आया था, और ये कहानी अब वही से शुरू होती है। कंफ्यूज्ड जेसिका अपने दोस्तों के पास आएगी, ग्रेग के गले लग जाएगी और उस मनहूस समंदरी सफर पर निकल जाएगी, क्योंकि अब जेसिका को सब सही से याद नहीं और वो इस लूप को दोबारा दोहराएगी और ये सारी कहानी अनगिनत बार दोहराई जाएगी। कुछ पता नहीं इसका अंत कहाँ होगा। वैसे आखिर में ऐसा लगता है जैसे ये कोई परगट्री है, मगर ऐसा है नहीं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। जैसे कि राजा सिसिफस ने मौत को धोखा देने की कोशिश की थी और वो एक दोहराते चक्कर में फंस गया था, ठीक वैसे ही अब जेसिका के साथ हो रहा है। वो एक ऐसे लूप में फंस चुकी है जिससे वो कभी निकल नहीं पाएगी। चूंकि हमने पहले ही उस मिथोलॉजी के बारे में बताया है, तो ये कहानी उसी से इंस्पायर्ड होकर बनाई गई है। आई होप कि हमारी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आई होगी। हमने क्लियरली एक्सप्लेन करने की कोशिश की। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे।